अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिजबुल्लाह ने इसराइल की फौजी तंसीब पर किए मिसाइलों और ड्रोन से हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। आइंदा हफ्ते तुर्की का दौरा करेंगे हमास सरबराह इस्माइल हानिया। सदर एर्दवान ने कहा, जब तक जिंदगी है मजलूम फलस्तीनी अवाम की आवाज बनूंगा। ईरान की सालाना फौजी परेड से खिताब करते हुए सदर इब्राहिम रईसी ने दी वार्निंग। कहा, इसराइल ने एक छोटा सा भी किया हमला तो उसका दिया जाएगा बड़ा और भरपूर जवाब। ओमान और यूएई के बाद अब शदीद बारिश और सैलाब ने यमन में मचाई तबाही। यमन के हजरमौत और महरा के इलाके नदी नालों में हुए तब्दील। इस बार अगर गलती से भी नरेंद्र मोदी की आ गई सरकार तो 2024 का लोकसभा इलेक्शन होगा आखिरी इलेक्शन। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का दावा। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट तारीखी होगा। सारी सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया दावा। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर दागे गए मिसाइलों के हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के नॉर्थ इलाके में फौजी तंसीब पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिससे इसराइली फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने भी हिजबुल्लाह के हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि लेबनान से आने वाले एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन्स ने अरब अल आरामशे के इलाके में फौजी तंसीब को निशाना बनाया। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में 14 अहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक है। जबकि इसराइल के मकामी न्यूज़ साइट वाई नेट ने बताया है कि हिजबुल्लाह के हमले के वक्त फौजी गांव में कम्युनिटी सेंटर में मौजूद थे। हिजबुल्लाह का कहना है कि ताज़ा तरीन हमला इसराइल की जानिब से मंगल को की जाने वाली कार्रवाई का बदला है, जिसमें तंजीम के एक कमांडर समेत 3 अफराद हलाक हुए थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान ने कहा है कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया इस हफ्ते के आखिर में तुर्की का दौरा करेंगे। सदर एर्दवान के मुताबिक वो इस हफ्ते के आखिर में तुर्की में हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा इस्माइल हानिया की मेज़बानी करेंगे। कानून साजों से बातचीत में सदर एर्दवान ने कहा कि फ़लस्तीनी काज के रहनुमा इस हफ्ते के आखिर में मेरे मेहमान होंगे। अगरचे एर्दवान ने यह नहीं बताया कि वो हानिया से कहां मिलेंगे, लेकिन एक तुर्क ओहदेदार ने बताया है कि वो इस्तांबुल के दोलमा बाहस पैलेस में हफ्ते के रोज बातचीत करेंगे। सदर एर्दवान ने इस दौरान हमास को एक मज़ाहमती ग्रुप करार देते हुए कहा कि मैं उस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखूंगा जब तक खुदा मुझे जान देगा। फ़लस्तीनी जद्दोजहद के दिफा और मजलूम फ़लस्तीनी आवाम की आवाज़ बनूंगा। दूसरी तरफ हमास ने भी बयान जारी करते हुए सदर एर्दवान की जानिब से हमास की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट पर इजहार तशक्कुर किया है। गजा में फौजी कार्रवाइयों, शुमाली महाज पर कशीदगी और ईरान के साथ तनाव ने इसराइली फौज को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इसराइली मीडिया ने इंकशाफ किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक जहनी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला इसराइली फौजियों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली चैनल 13 के मुताबिक इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री के बहाली विंग को 7 अक्टूबर से तकरीबन 7,000 जख्मी और जहनी व नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अफराद के केसेस मौसूल हुए हैं। इसराइली फौजियों में डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गया है कि डिप्रेशन के शिकार ज़्यादातर फौजी खुदकुशी कर रहे हैं या खुदकुशी करने के बारे में सोच रहे हैं। इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दाग कर वाज़ेह पैगाम देने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर खबरदार किया है कि इसराइल के फ़ज़ाई हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
उन्होंने मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल जंग के खतरे पर तशवीश का दोबारा इजहार करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से एक छोटे से हमले का बड़े पैमाने पर और सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी का इंतबाह उस वक्त सामने आया है जब वो ईरान की सालाना फौजी परेड से खिताब कर रहे थे। इसराइल ने हर तरफ से आने वाले दबाव को मुस्तरद करते हुए ईरान को जवाब देने का वादा किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने धमकी दी है कि ईरानी हमलों से इसराइल को कुछ नुकसान पहुंचा तो अमेरिका को मिडल ईस्ट में इस वसी होती चले जाने वाली जंग का डायरेक्ट हिस्सा बनना पड़ेगा। जो बाइडन ने यह धमकी इसराइल पर पहले ईरानी हमले के बाद दी है। ईरान के हमले हफ्ते के रोज सामने आए थे। इससे कबल इसराइल ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने को निशाना बनाया था, जिसका ईरान ने इसराइल को जवाब देने की कोशिश की थी। सदर बाइडन की तरफ से यह धमकी वॉल स्ट्रीट जर्नल में सामने आई है। जो बाइडन के मुताबिक ये वक्त नहीं है कि हम अपने दोस्तों को खत्म होने दें, इसलिए ज़रूरी है कि ऐवान नुमाइंदगान फौरी तौर पर सलामती उमूर के लिए यूक्रेन और इसराइल के लिए फौजी इमदाद की मंजूरी दें। गूगल के सीईओ के दफ्तर में अमेरिका की जानिब से इसराइल को टेक्नोलॉजी फराहम किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान पुलिस ने एहतजाज करने वाले गूगल के 9 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान गूगल कंपनी के मुलाजमीन इसराइल को टेक्नोलॉजी फराहम किए जाने की मुखालफत करते हुए न्यूयॉर्क में कंपनी के दफ्तर में एहतजाज कर रहे थे। गूगल के कैलिफोर्निया के दफ्तर में भी इसी तरह के एक मुजाहरे की खबर सामने आई है। दरअसल गूगल कंपनी इसराइली हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके खिलाफ कुछ मुलाजमीन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। ताज़ा अपडेट के मुताबिक गूगल ने ऑफिस में इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले 28 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया है। Google, you can't hide. We charge you with genocide. We charge you with genocide. Google, you can't hide. Google, you can't hide. You are funding genocide. You are funding genocide. Sundar, you can't hide. Sundar, you can't. Yeah. Okay. You first stand up. Stand up. सल्तनत ओमान और अमारात में आने वाला 75 साला तारीख का बदतरीन सैलाब अब यमन तक पहुंच गया है। यमन में हजरमौत और महरा के इलाकों में शदीद बारिशें हुई हैं और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। शदीद बारिश में सड़कें बह गई। सैलाब से तबाही की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी हैं। वीडियोस में दिखाया गया है कि हजरमौत के इलाकों की गलियों और महलों में पानी चीज़ों को बहाता ले जा रहा है। अफगानिस्तान में 5 दिनों के दौरान शदीद बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी है। हालिया बारिशों की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 70 तक पहुंच गई है। AFP के मुताबिक अफगान हुकूमत के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जानान साइख ने कहा कि बुध की दरमियानी शब होने वाली बारिशों के नतीजे में तकरीबन 70 अफराद जाँ बहक, 56 अफराद जख्मी हुए और 2600 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 95,000 एकड़ रकबे पर मुहित फसल तबाह हो गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि ज़्यादातर अमवात बारिश के दौरान छतें गिरने से हुई हैं। जापान के जुनूबी इलाके शिको में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जापान मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक शिको को जजीरे के मगरबी साहिल पर 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। ज़लज़ले का मरकज़ बेंगो चैनल में था, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। शदीद ज़लज़ले के झटकों के बावजूद फ़िलहाल सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई है। अलबत्ता शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत की गई है।
ज़लज़ले की वजह से मगरबी जापान के वसी हिस्से में हलचल महसूस की गई। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में वोल्कानो यानी आतिशफिशां फटने के सबब हुक्काम ने सुनामी अलर्ट जारी कर दिया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक आतिशफिशां में 24 घंटे के दौरान कम अज़ कम 5 बड़े धमाके हुए। हुक्काम ने 11,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी है। इंडोनेशिया की आतिशफिशां एजेंसी का अपने बयान में कहना है कि माउंट रोवांग में आतिशफिशां यानी वोल्कानो फटने से धमाका हुआ। एक रोज़ बाद मज़ीद 4 धमाके सुने गए। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि आतिशफिशां का कुछ हिस्सा समंदर में गिरकर सुनामी का बाज़ भी बन सकता है। Ya Allah, orang so lari semua, masuk sana. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आखिरी इलेक्शन है। इस बार अगर गलती से भी नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन ही बदल देंगे। ये कहना है आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जब पूरे देश में लोगों के मन में इस बात की आशंका उत्पन्न हो रही है, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के मन में ये बात लगातार मजबूत और दृढ़ हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है और इसके बाद गलती से अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, किसानों और युवाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार को छीन लेंगे। इस बात की आशंका हर दिन मजबूत हो रही है, प्रबल हो रही है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है क्यों यह धारणा मजबूत हो रही है लोगों के मन में। आपको याद होगा देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा साहब 50 साल तक बीजेपी राज करेगी। 50 साल तक कहां से आई ये बात उनके दिमाग में? क्या योजना है उनके मन में? चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करती है। तो 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं। साल 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट तारीखी होगा। सिर्फ एक जगह लड़ाई है वरना सब इंडिया अलायंस सीटें जीत रहा है। ये दावा किया है अखिलेश यादव ने। ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, एक जगह लड़ाई है वरना सब गठबंधन सीटें जीत रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल यह है कि अमेठी से अभी तक कोई भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का नहीं दिया गया है, क्या कोई परेशानी सामने आ रही है वहाँ पर? क्या नॉमिनेशन से पहले ही आपको बता दें? जब नॉमिनेशन होगा तो आपको प्रत्याशी पता लग जाएगा। इसके अलावा तौकीर रजा ने आपको लेकर के कहा है कि जो सपा है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है और ऐसे में जो है सपा को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट देते हैं। जो यादवों के नहीं हुए तो वो मुसलमानों के क्या होंगे? ये जो भाषा आखिरी में बोली है आपने, ये बीजेपी की भाषा है। ये जो आखिरी में 2 शब्द बोले हैं तो कई बार नहीं मैं समझ रहा हूँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी सामने से लड़ाती है किसी को, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे से हाथ मिलाती है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को लिख के देती है कि यही बोलना है जाकर के। सर, जयंत चौधरी ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसके नाम पे उगाही सब सरकारें करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो। नहीं देखिए, किसी बारे में नहीं, ये तो सफाई बीजेपी को देना चाहिए
क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा वसूला है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसको लगा के, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उन पे ईडी, सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद उन्होंने पैसा दे दिया या चंदा दे दिया, चंदा देने के बाद उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छूट छोड़ गई। जनता के बीच और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। चौधरी परसों मुरादाबाद आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो हमने गठबंधन तोड़ा, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नहीं तो बता दो 500 आदमी थे। ये अच्छी बात है, जो हमारे संबंध है वो तो रहेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर नेताजी ने डिग्री कॉलेज अपने सैफी में बनाया था, और आज विधानसभा के सामने जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह जी की, वो भी नेताजी ने लगवाई थी, और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया है। इसके लिए सभी को खुशी है। लेकिन बीजेपी ये बताए, भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह, लेकिन एमएसपी की जो मांग है, एमएसपी की मांग के लिए क्यों नहीं बीजेपी आगे आ रही है? जैन जी कह रहे हैं आप दबाने का काम कर रहे थे, इसलिए मजबूरी। नहीं, हम किसी को दबाते नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और दबाए होते तो माइनस में सीट होती। सर उन्होंने तो ये भी कह दिया था 1 रुपए का भाव लगाया था हमारा। नहीं, ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं पाए बात को। अगर दबाया होता तो 0 से -1 होती, -2 होती, -3 होती। हमने उन्हें आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ क्या हवा तेज हो गई है? दरअसल बीजेपी एमपी महेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वोटरों को वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो योगी और मोदी को अपना नहीं मानते या अपना बाप नहीं मानते तो वो गद्दार हैं। खाना खिला के भेजना और उनसे ये पूछ लेना कि भाई तुम ये बता दो कि अगर मैं तुझे वोट दे दूं तो क्या भला करेगा तू मेरा? तू बिरादरी की बात कर रहा है ना। कल एक वीडियो वायरल हुआ, अपने को दे दो अपने को। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। वो देश का और प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने को कहने वाले उनसे ये पूछना कि 20 साल से कहां थे, 15 साल से चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। आज कोई बुरा भाव न खून के बराबर भी। पिछले बार 3.5 लाख वोट से हम जीते थे, अब के तो 2 हो गए टुकड़े, तो 5 से तो वैसे ही हो गए, और पिछले बार से 5 लाख वोट बढ़ गए। पिछले बार 23। पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात से भी क्या मुखालिफत की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक वीडियो में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी दिखाई जा रही है और ये वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है। विश्वजीत सिंह चौहान ने यह वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि गुजरात की सभी सीट पर 5 लाख वोटों से जीतने का दावा करने वाली बीजेपी के लिए जिस गुजरात में 30 साल से हुकूमत है, वहां जलसा करना भी मुश्किल हो गया है। फिलहाल नेशनल मीडिया यह हकीकत छुपा रही है। देश अगर ये सच देख ले तो बाकी रियासतों में बीजेपी का ग्राफ सीधा बॉटम लेवल पर आ जाएगा।
2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, ऐसा बयान देकर बीजेपी के फैन क्लब में शामिल हुई एक्ट्रेस कंगना रनावत को अपने ही आबाई रियासत हिमाचल में मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की टिकट से हिमाचल की मंडी एमपी सीट से इलेक्शन लड़ रही कंगना के खिलाफ कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मैदान में है। उन्होंने कंगना को बरसाती मेंढक कहकर पुकारा है। दरअसल कुल्लू में विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना रनावत बरसाती मेंढक है, वो आज यहाँ है लेकिन कल वापस मुंबई चली जाएंगे, वो बरसात में आने वाले मेंढक की तरह है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के रिवायती लिबास पहनने से वो मकामी लोगों का दिल नहीं जीत सकती और ना ही वो मकामी लोगों के दर्द को समझ सकती है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम अच्छा है और कंगना रनावत भी मौसम का मजा लेने यहाँ आई है। 2-3 महीने के बाद फिर से वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस मुंबई लौट जाएंगे। आजकल उनकी फिल्में कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं, इसलिए वो यहाँ आई हैं। मैडम और कल चले जाएंगी, बरसाती मेंढक है, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ। इनको तो हम अपनी शुभकामनाएं हैं। अब बेचारी अब आजकल उनकी फिल्में अच्छी नहीं चल रही है बॉम्बे में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े दिन जो है आई हैं, अलग अलग वेशभूषा में पहन के। अभी भरमौर गई थी, वहाँ की वेशभूषा पहन ली, मनाली गई थी, वहाँ की वेशभूषा पहन ली। तो हम उनका सम्मान करते हैं, मगर वो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आई है। तो अच्छा है, आजकल मौसम भी बढ़िया है प्रदेश के अंदर, अच्छा मौसम है। तो यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जाएगी। ओखला से एमएलए अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने 32 लोगों को गैर कानूनी तौर से भर्ती किया। उसके साथ ही उन्होंने वक्फ की जायदाद को किराए पर भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अमानतुल्लाह ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। आया तो हूँ ना, लेकिन कोर्ट के कहने पे आया ना, कोर्ट के कहने पर आया। क्या करनी है भाई, इन लोगों ने बुलाया, मैं आया हूँ। अब मुस्कुराते हुए जा रहे, कोई डर अंदर है, तो महसूस हो रहा है। डर क्या है? फोन नीचे कर लो भाई, फोन नीचे कर लो। जो आपके ऊपर आरोप है, उसके आरोप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फोन नीचे कर लो भाई थोड़ा सा। रिक्रूटमेंट कमेटी ने किया था। अमानत जी अपने आरोपों पे क्या कहें? चेयरमैन की कोई पावर नहीं है। चेयरमैन बोर्ड का बोर्ड मेंबर के सिर्फ चेयर होता है। बोर्ड की मीटिंग होती है, उस मीटिंग को जो है चेयरमैन सिर्फ चेयर बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर कोई पावर नहीं है। जो एक आम मेंबर की पावर है, मेंबर हम तो है नहीं, अपॉइंट मैं नहीं करता, तो जो मेंबर की पावर है वो चेयरमैन की पावर है। और मुझसे पहले जो रिक्रूटमेंट हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे, वो लिस्टें हैं पूरी, परमानेंट कर दिए गए। हमने तो कॉन्ट्रैक्ट पर किए और वहाँ रिक्वायरमेंट थी, और हमने तो बाकायदा लीगल ओपिनियन लेकर किए, ऐसे नहीं कर दिए। आपके केस की कोई मेंटेनेबिलिटी नहीं है, ये भी बोला गया कोर्ट में। लालू यादव के बेटे और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी, जिसके कई माने लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार गलत नहीं है, बल्कि कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारे आदरणीय हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि उनके दल में जो 2-4 लोग हैं, उनके वजह से जो है उनकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब समय आएगा, अभी तो ये स्थिति नहीं है कि उनकी हम आलोचना करें, लेकिन जब समय आएगा तो हम जब किताब लिखेंगे तो इस किताब में उन लोगों का भी जिक्र करेंगे कि कौन लोग जो है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आप लोग तो जानते हैं, हम तो उनके बेटा की तरह हम उनके साथ खड़े थे, लेकिन कुछ लोगों को ना गवारा लगा उनके दल में जो 2-3 लोग हैं। हालांकि हमारी पूरी सहानुभूति उनके प्रति है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह ने इसराइल की फौजी तंसीब पर किए मिसाइलों और ड्रोन से हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। आइंदा हफ्ते तुर्की का दौरा करेंगे हमास सरबराह इस्माइल हानिया। सदर एर्दोगान ने कहा, जब तक जिंदगी है मजलूम फलस्तीनी अवाम की आवाज बनूंगा।
ईरान की सालाना फौजी परेड से खिताब करते हुए सदर इब्राहिम रईसी ने दी वार्निंग। कहा, इसराइल ने एक छोटा सा भी किया हमला तो उसका दिया जाएगा बड़ा और भरपूर जवाब। ओमान और यूएई के बाद अब शदीद बारिश और सैलाब ने यमन में मचाई तबाही। यमन के हजरमौत और महरा के इलाके नदी नालों में हुए तब्दील। इस बार अगर गलती से भी नरेंद्र मोदी की आ गई सरकार तो 2024 का लोकसभा इलेक्शन होगा आखिरी इलेक्शन। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का दावा। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट तारीखी होगा। सारी सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया दावा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।